Hello Bachawati, how are you? Myself Talwar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का एक मोस्ट आईएमपी जी नीट में के लिए मोस्ट आईएमपी और 2 मार्क्स के लिए हमारे गुजरात बोर्ड में भी ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका कंसेप्ट बच्चों हमने 11th साइंस में चैप्टर नंबर 5 वेव्स में ऑलरेडी लर्न किया ही है, बट वहाँ पे साउंड वेव के बारे में हमने बात की। आज हम बच्चों बात करेंगे लाइट वेव के बारे में। तो टुडेस आवर की पॉइंट इज डॉपलर इफेक्ट। बच्चों आज हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में देखते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लो बच्चों, ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड वेव है। हम कंसेप्ट 11 साइंस का ही यहाँ पे यूज करेंगे। फिर जहाँ पे साउंड वेव होगा वहाँ पे साउंड वेव को निकाल के हम लाइट वेव को एंटर कर देंगे। ओके, जहाँ पे वेव्स है वहाँ पे हम वेव फ्रंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो थियरी यहाँ पे, वो वहाँ पे जो थियरी थी वो डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव थी, यहाँ पे ये थियरी हो जाएगी डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट वेव्स। ओके, चलो पिक्चर में फोकस करते हैं अपने। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड वेव है जो सभी डायरेक्शन में, दैट इज 3 डायमेंशन में अपने में से कुछ साउंड वेव एमिट कर रहा है। उसके थोड़े डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव को सुन रहा है, दैट मीन्स ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ से साउंड वेव एमिट करने वाला जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो भी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, और उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो भी फिलहाल फर्स्ट केस में वो भी रेस्ट पोजीशन में है। तो बच्चा होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ से निकलने वाला जो साउंड है, साउंड वेव है, यहाँ से निकलने वाले जो साउंड वेव है वो सभी डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ का साउंड वेव एमिट करेंगे, सभी डायरेक्शन में एमिट करेंगे। मान लो बच्चों यहाँ से 1 सेकंड में 100 जितने, कितने 100 जितने, हमने एक ऑब्जर्वेशन, हमने एक एग्जाम्पल लिया। मान लो यहाँ से 1 सेकंड में 100 जितने साउंड वेव निकल रहे हैं और वो ऑब्जर्वर पे पर सेकंड 1 सेकंड में 100 जितने साउंड वेव्स वो जो ऑब्जर्वर है वो 1 सेकंड में 100 जितना साउंड वेव सुन सकता है, मीन्स वो ऑब्जर्व कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मोशन में आ जाए और अपने में से साउंड वेव को एमिट करता ही रहे, तो होगा क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। तो होगा क्या, अब ऑब्जर्वर और जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है उसका उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब डिक्रीज होगा, बिकॉज द सोर्स ऑफ साउंड वेव स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो अगर ऑब्जर्व टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मोशन में आ जाता है और अपने में से साउंड वेव प्रोड्यूस ही करता रहता है, एमिट ही करता रहता है, तो बच्चों होगा क्या, जब दोनों रेस्ट पे थे तो यहाँ से 1 सेकंड में 100 साउंड वेव निकलते थे और ऑब्जर्वर 1 सेकंड में 100 जितने साउंड वेव ऑब्जर्व करता था। बट बच्चों सेकंड केस में क्या हुआ, ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मोशन में आ गया। तो बच्चों होगा क्या, ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो 1 सेकंड में अपने में से 100 जितने साउंड वेव तो एमिट करता ही रहेगा, पर बच्चों ये जो ऑब्जर्वर है नाउ, ये जो ऑब्जर्वर है वो 100 से ज़्यादा साउंड वेव पर सेकंड में ऑब्जर्व करेगा। बिकॉज होगा क्या, यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव तो यहाँ पे पहुँचेंगे ही पर सेकंड 100 जितने, पर होगा क्या, ये भी अब मोशन में है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव है वो यहाँ से जितने निकलते हैं उससे ज़्यादा
यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि साउंड वेव, सोर्स ऑफ साउंड वेव है, उसमें अब 100 से ज़्यादा साउंड वेव निकलते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो 100 ही निकल रहे हैं, बट बोथ आर इन रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मोशन में आ गया, तो यहाँ से इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि अब सोर्स ऑफ साउंड वेव्स में से जो वेव्स निकलते हैं वो मोर देन 100 निकलते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को कुछ एपरेंट फ्रीक्वेंसी फील हुई कि भाई यहाँ से तो 100 ही निकलते हैं, बट ऑब्जर्वर तक अब जो पहुँचते हैं वो मोर देन 100 पहुँचते हैं। तो दिस एपरेंट चेंज or apparent difference between frequency emitted by source of sound wave and observed by observer is known as Doppler effect. This is a second case. Now third case, if we consider the source of sound wave moves away from the observer, अगर ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो अगर ऑब्जर्वर से अवे मोशन करता है, और अगर वो अपने में से पर सेकंड 100 जितनी साउंड वेव एमिट ही करता रहता है, तो अब बच्चों क्या होगा, ऑब्जर्वर तक जो साउंड वेव पहुंचेगा वो पर सेकंड में लेस देन 100 होगा। यहाँ से तो 100 ही निकलते हैं, पर बच्चों ऑब्जर्वर से जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो अवे मोशन कर रहा है, तो यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव कुछ यहाँ पे एक्चुअली जो निकलते हैं उससे कुछ कम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि यहाँ से निकलने वाले जो साउंड वेव है वो 100 से कम है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो दिस apparent change in frequency observed by observer and emitted by source of sound wave is known as, this change of frequency is known as Doppler effect। बच्चों ये था हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 15 ऑफ आवर 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 15 का ये जो डॉपलर इफेक्ट थी वो बच्चों हमने थोड़ी रिवाइज कर ली। तो बच्चों ऑन द सेम बेस we will now discuss the Doppler effect of light wave। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है बच्चों, एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, जो सभी डायरेक्शन में लाइट वेव्स एमिट कर रही है। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स साहब ने हमें ऐसा कहा था कि अगर कोई सोर्स ऑफ साउंड वेव, कोई सोर्स ऑफ लाइट जो कि वो मान लो पॉइंट लाइक सोर्स है, वो अपने में से कुछ लाइट वेव्स एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, तो पॉइंट लाइक सोर्स अपने में से जो वेव फ्रंट एमिट करेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। कंसिडर अ पॉइंट सोर्स एमिटिंग वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। सो उससे बनने वाला वेव फ्रंट भी वहां से फार अवे जा रहा है। अब बच्चों हम 11 साइंस पे फिर से फोकस करते हैं। लेट अस कंसिडर पॉइंट सोर्स एज अ सोर्स ऑफ साउंड वेव एमिटिंग साउंड वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन। बच्चों हम अगर इस सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम सोर्स ऑफ साउंड वेव कंसिडर करें और उससे निकलने वाला जो साउंड वेव है वो हम ऐसा कंसिडर करें जो सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का निकल रहा है। अब बच्चों टू अंडरस्टैंड दिस डॉपलर इफेक्ट द टू टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो first of all we will discuss about that two terms. First one is wavelength and second one is frequency।
तो बच्चों हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया ही है कि वेवलेंथ क्या है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर हम वेवलेंथ की एकदम सिंपल डेफिनेशन देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स इज नोन एज वेवलेंथ। दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, और वी कैन से द लेंथ ऑफ वेव। एक वेव है, यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना, यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे, तो एक वेव कंप्लीट हो गया। तो ये जो एक वेव की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स इज नोन एज वेवलेंथ। देखो यहाँ पे, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट में से कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। वो स्फेरिकल वेव हम दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट की बात करें तो दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, वेवलेंथ एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ वेव एमिटेड बाय पॉइंट लाइक सोर्स। So the distance between two wave fronts is known as wavelength। और बच्चों हम हमारे 9th स्टैंडर्ड की और 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने एक वेव लाइक पैटर्न ड्रॉ की है। देखो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट ऑफ वन वेव टू क्रेस्ट ऑफ एडजेसेंट सेकंड वेव और the distance between trough of one wave to trough of adjacent second wave is known as wavelength। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम इस वेव लाइक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे बनने वाला जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो पॉइंट है, वहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रेस्ट बोलेंगे ऑन अपर साइड, एंड लोअर साइड पे हम इसको ट्रफ बोलेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और वी कैन से एडजेसेंट, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। एक वेव लाइक पैटर्न पे टू कंसेक्यूटिव्स क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ गिवन वेव बोलेंगे। चलो अब बच्चों बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हमने बच्चों यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया, तो उसमें हमने ऐसा बोला यहाँ से पर सेकंड 100 जितने वेव्स निकल रहे हैं और ऑब्जर्वर तक, इफ बोथ आर एट रेस्ट सो ऑब्जर्वर तक भी पर सेकंड 100 जितने लाइट वेव या तो साउंड वेव वहाँ पे पहुँचेंगे, ऑब्जर्व होंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक सेकंड में जितने वेव्स एमिट हुए, निकले, प्रोड्यूस हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। पर सेकंड यहाँ से जो भी वेव्स निकलेंगे, और मान लो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ से पर सेकंड 100 जितने लाइट वेव्स या तो साउंड वेव एमिट हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वहाँ से एक सेकंड में जो भी जितने भी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट P। पॉइंट P पे यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव या तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ से निकलने वाले साउंड वेव जितने भी निकले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से अगर पर सेकंड 50 जितने साउंड वेव यहाँ से पास किए या तो लाइट वेव्स यहाँ से पास हुए, तो एट पॉइंट P द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव विल बी 50 हर्ट्ज per second, that is second inverse second power -1, that is second inverse
एंड सेकंड इनवर्स इज नोन एज हर्ट्ज। सो यहाँ से गिवन पॉइंट पे अगर जितने भी साउंड वेव वहाँ से पास हुए या तो लाइट वेव वहाँ से पास हुए, वो नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लो यहाँ पे फैन घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो बच्चों अगर एक सेकंड में अगर ये फैन की जो विंग है वो अगर एक सेकंड में 50 टाइम्स कंप्लीट सर्कल करती है, तो हम इस फैन की विंग्स की फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? 50 हर्ट्ज बोलेंगे, बिकॉज पर सेकंड उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए? 15 जितने कंप्लीट किए। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हमने मीडियम में, एयर मीडियम बच्चों, यहाँ से निकलने वाली लाइट कहाँ पे प्रोपोगेट हो रही है? लाइट वेव या तो साउंड वेव कहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा है? तो एयर मीडियम में। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, उस पॉइंट से जितने भी वेव्स पास हो गए उसके नंबर ऑफ वेव्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। अब ध्यान से सुनना, वेन, अब हमारा केस स्टार्ट हुआ, हमारा कंसेप्ट अब स्टार्ट हुआ। वेन सोर्स एमिटिंग वेव्स इज एट रेस्ट, इट एमिट्स waves of same frequency and wavelength in all the direction। अगर वेव्स प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है वो अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो सभी डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ का वेव्स प्रोपोगेट करेगा या तो प्रोड्यूस करेगा। When a source emitting waves moves away from the observer, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, when a source emitting waves moves away from the observer, the wave fronts have to travel a greater distance to reach the observer। मान लो बच्चों, ध्यान से सुनना, ये जो सोर्स ऑफ वेव, ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है ना, या तो लाइट वेव की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ लाइट वेव है, वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, तो अपने में से ऐसे 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 वेव फ्रंट्स निकालेगा। मान लो अगर ये इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसके अवे वो अगर मोशन में आ जाए, मीन्स वो मोशन करने लग जाए, तो ध्यान से सुनना, अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाता है तो यहाँ से निकलने वाली जो साउंड जो वेव्स है उसको ऑब्जर्वर तक पहुँचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मीन्स सोर्स जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में ये जो वेव फ्रंट्स है वो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये जो वेव फ्रंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली सही बात है। देखो यहाँ पे अगर ये जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर चलने लगता है तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स के बीच का वेव फ्रंट्स पास आ जाएंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive wave fronts will be decreased, and towards the observer the distance between two consecutive wave fronts will increase। and हमने यहाँ पे देखा distance between two wave fronts is known as wavelength। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे wavelength कुछ increase हो गई, और बच्चों यहाँ पे अब नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे जो पहुँचेंगे वो यहाँ से जो निकलेंगे उससे यहाँ पे कम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी फील होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ कम फ्रीक्वेंसी फील होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वेव फ्रंट्स अपीयर स्प्रेड आउट due to this the wavelength of the wave increases towards the observer।
ऑब्जर्वर की जो साइड है उस साइड पे वेव फ्रंट्स एक दूसरे से के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया तो वो स्प्रेड आउट हो गए, और अगर वो स्प्रेड आउट हो गए तो वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। और अगर बच्चों वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो ध्यान से सुनना, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसकी अकॉर्डिंग में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। हाउ कैन वी से दैट? देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन बी डिनोटेड बाय c इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ जितना, और उसको ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस, एक वेव को आगे जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। एंड 1 ओवर पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वी ऑलरेडी डिस्कस इन 11th साइंस। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। और फ्रीक्वेंसी को हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या बोलती है बच्चों? न्यू बोलती है। क्या बोलती है? न्यू। तो हम यहाँ पे न्यू लिखेंगे, ये न्यू है। वैसे तो फ्रीक्वेंसी को हम जनरली एप से डिनोट करते हैं, यहाँ से हमारी एनसीईआरटी बोलती है न्यू लिखो भाई, तो हमने न्यू लिखा। न्यू बुक, उसने बोला न्यू लिखो तो हमने न्यू लिखा। सो सी इज इक्वल लैम्बडा न्यू। अगर हम यहाँ से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है और ये जो फ्रीक्वेंसी है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग में वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ओके बच्चों, जरा देख लेते हैं हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, चल रहा है। चलो देखो अब, हाँ, द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ द वेव डिक्रीजेस। वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो उसकी अकॉर्डिंग में फ्रीक्वेंसी क्या क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी एंड पिच डिक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर ये जो सोर्स ऑफ साउंड वेव है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करने लगता है, तो सिमिलरली सोर्स एमिट्स वेव्स मूव्स towards the observer, the wave fronts have to travel less distance to reach observer। अब देखो यहाँ पे, अगर ये सोर्स towards the observer मूव करने लगता है तो यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट्स है वो क्लोजली बाउंड हो जाएंगे। मीन्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। हम बात करते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर की, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर की साइड पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। द वेव्स अपीयर बंच जैसा दिखने लगता है हमें। द वेव फ्रंट ऑफ वेव डिक्रीजेस, ऐसे केस में the wavelength of wave decreases because the two consecutive wave front, the distance between two consecutive wave fronts will decrease. The frequency and the pitch of wave increases। ऐसे केस में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑब्जर्वर को अब लगेगा कि वो अब पर सेकंड पहले जितना वेव्स ऑब्जर्व करता था उससे कुछ ज़्यादा वेव्स ऑब्जर्व करने लग जाता है। दिस एपरेंट, बच्चों अब ये है डॉपलर इफेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी है लेकिन यहाँ पे देख लेना। दिस एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव caused by relative motion between the source and observer is called Doppler effect। अगर बच्चों आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकाल के वेवलेंथ लिखना चाहते हो तो भी ये डेफिनेशन ट्रू है। कैसे? दिस अपरेंट चेंज, और वी कैन से द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ वेव caused by, किससे ऐसा होता है? caused by relative motion between source and observer is known as Doppler effect। दोनों रेस्ट पे थे
तो यहाँ से 100 निकलते थे, यहाँ पे 100 पहुँचते थे। बट अगर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर ये सोर्स ऑफ साउंड वेव कुछ मोशन में आ गया टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो होगा क्या, अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी, यहाँ से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ कम या तो ज़्यादा यहाँ पे पहुँचेगी, डिपेंड्स ऑन किस डायरेक्शन में ये साउंड सोर्स ऑफ साउंड वेव मोशन कर रहा है। तो उस एपरेंट चेंजेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट एंड द फॉर्मूला गिवन बाय डॉपलर फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर को जो सुनाई देने वाली, जो ऑब्जर्व होने वाली फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग में वेवलेंथ कुछ कम होगी। सेम एज अगर सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से अवे मूव हो रही है तो ऑब्जर्वर तक जो पहुंचने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कुछ कम होगी तो उसकी अकॉर्डिंग में वेवलेंथ क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी। बच्चों वही कंसेप्ट लेके हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ध्यान से सुनना। इफ द स्टार एमिटिंग लाइट मूव टुवर्ड्स द अर्थ देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय अर्थ इंक्रीजेस और वेवलेंथ डिक्रीजेस। बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना, द स्टार एमिटिंग लाइट, तो स्टार क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और स्टार से आने वाली जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है तो अर्थ क्या हो गया, एक ऑब्जर्वर हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, द स्टार एमिटिंग लाइट मूव टुवर्ड्स द अर्थ, मीन्स ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव हो रही है, तो ऑब्जर्वर तक जो पहुंचने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कुछ ज़्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर बच्चों अपरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग में जो वेवलेंथ है वो कुछ कम होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इफ द स्टार एमिटिंग लाइट मूव टुवर्ड्स द अर्थ then the frequency of light received by the earth decreases or the wavelength frequency क्या होगी, increase होगी, because towards the observer है, और same as the wavelength of light will decrease। अब ध्यान से सुनना, thus the spectral lines shift towards blue end of the spectrum, this is called ब्लू शिफ्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव होती है तो फ्रीक्वेंसी कुछ इंक्रीज हुई ऐसा ऑब्जर्वर को फील होता है, दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा होती है। तो बच्चों हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ डिक्रीज हुई। ध्यान से सुनना बच्चों, हमें स्पेक्ट्रम पता है, विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी होगी, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। सो इफ यू मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल इंक्रीज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल डिक्रीज। तो बच्चों अब होगा क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो ये जो लाइट है स्पेक्ट्रम में जो लाइट है वो टुवर्ड्स द ब्लू शिफ्ट होगी, मींस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो बच्चे होगा क्या, टुवर्ड्स द ब्लू लाइन वो स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाएगी। सो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। फिर से एक बार, spectral line shift towards the blue end of the spectrum because the
source of light moving towards the observer, so the apparent frequency felt by observer, or we can say observed by observer, is more in compared to actual frequency. So the line, or we can say spectral line, shift towards the blue end of the spectrum. So this shift is known as the blue shift. Same as similarly we can say if the star emitting light move away from the earth, then the light, or we can say the frequency of light received by the observer, or we can say earth decreases or wavelength increases. ऑब्जर्वर से सोर्स ऑफ लाइट अवे जा रहा है तो यहाँ पे पहुँचने वाली फ्रीक्वेंसी अब कुछ कम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है बच्चों, अब ध्यान से सुना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी. सो ऐसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे. देखो यहाँ पे द स्पेक्ट्रल लाइन्स शिफ्ट टुवर्ड्स रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. अब बच्चों ध्यान से सुनना, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एट द सोर्स. यहाँ से स्टार से जो लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या है, न्यू जितनी है. वी रेडियल इज अ रेडियल वेलोसिटी, और वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू अस, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. सो रेडियल वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. बच्चों ऑब्जर्वर कौन है, हमारे केस में अर्थ है. सोर्स ऑफ लाइट कौन है, स्टार एमिटिंग लाइट. जो स्टार लाइट एमिट कर रहा है वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया. और वहां से निकलने वाली लाइट एट द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंचती है तो अर्थ क्या हो गई, रिसीवर हो गई, दैट इज ऑब्जर्वर हो गई. तो ये जो वी रेडियल है वो रिलेटिव वेलोसिटी, और वी कैन से रेडियल वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू, और वी कैन से विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. Here nu dash is the apparent frequency of light wave. वहाँ से निकलती कुछ अलग है, बट ड्यू टू रिलेटिव मोशन हमारे तक पहुँची जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ डिफरेंट होगी. तो हमारे तक जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पहुँचती है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी. और सोर्स ऑफ लाइट से जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल ओरिजिनल, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एट सोर्स. अब बच्चों हमें डॉपलर साहब ने एक फॉर्मूला दिया, वी न्यू डैश माइनस न्यू डिवाइडेड बाई न्यू इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाई सी. अब बच्चों ध्यान से सुनना, न्यू डैश माइनस न्यू दैट इज चेंज इन न्यू, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हमारे तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड एट सोर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. सो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की रिस्पेक्ट में कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चेंज होती हुई दिखाई पड़ती है उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी में से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव, और वी कैन से वी रेडियल डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू. अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी में कुछ वेरिएशन आता है सेम एज यहाँ पे उसकी वेवलेंथ में भी कुछ वेरिएशन आएगा. आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल इंक्रीज.
सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीज। सो हो गया क्या बच्चों, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं सो उसके अकॉर्डिंग में वेवलेंथ में भी कुछ चेंजेस आते होंगे। सो वी कैन राइट चेंज इन वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड एट सोर्स। अब बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, अगर ये बात आप मिस कर दोगे तो मेरी गारंटी है आप ऐसे न्यूमेरिकल को कभी सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो बी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान से वी रेडियल को हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लिखा है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर वी रेडियल पॉजिटिव हुआ तो वो क्या इंडिकेट करता है, इफ सोर्स ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर से अवे मूव हो रही है तब हमें यहाँ पे वी रेडियल को विथ पॉजिटिव साइन लेना है। आई बात समझ में। और अगर इफ सोर्स ऑफ लाइट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इन दैट केस वी हैव टू टेक वी रेडियल विथ नेगेटिव साइन। अगर सोर्स ऑफ लाइट ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव हो रही है तो हमें यहाँ पे वी रेडियल को, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वी हैव टू टेक विथ नेगेटिव साइन। अब बच्चों ये बात भी ध्यान से सुन लेना, इन विच कंडीशन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। So these formula are applicable only when the velocity of source is far less than the velocity of light। बात तो सही है कि भाई velocity of light in a vacuum है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से कोई लाइट सोर्स कभी मूव होगा ही नहीं बच्चों वैसे तो। बट अगर मान लो कोई लाइट सोर्स अपने में से कुछ लाइट एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में, और अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो वो केस में बच्चों हम यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। सो इन दैट केस दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट moves with velocity more than the velocity of light, and that case we cannot use this formula। अब बच्चों हमारी NCERT टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर एक 10.1 दिया गया है, वो इस डॉपलर इफेक्ट के बेस है। सो हमने अभी डॉपलर इफेक्ट देखी तो उसके बेस पे हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। व्हाट स्पीड शुड गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस सो दैट द सोडियम लाइन एट 589.0 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट 589.6 नैनोमीटर। फिर से एक बार, व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस, विथ रिस्पेक्ट टू अस मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अस, सो दैट द सोडियम लाइट लाइन एट 589.0 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड एट 589.6 नैनोमीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सोडियम लाइन जो कि वो स्पेक्ट्रम में जब वहाँ से निकलती है तब 589 जितनी नैनोमीटर की वेवलेंथ शो करती है। बट बच्चों वो हमारे तक आती है तो हमें कितनी वेवलेंथ, हमें कितनी एपरेंट वेवलेंथ दिखाई पड़ती है, तो हमें एपरेंट वेवलेंथ ऑन अ स्पेक्ट्रम हमें जो दिखाई पड़ती है वो है 589.6 नैनोमीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, वहाँ से निकलने वाली जो सोडियम लाइन है उसकी वेवलेंथ है 589.0 नैनोमीटर, और हम तक जो लाइन पहुँचती है उसकी वेवलेंथ है 589.6 नैनोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे
वेवलेंथ इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ कुछ इंक्रीज हुई। और बच्चों अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी हमें कब डिक्रीज होती हुई दिखती है? जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द, ध्यान से सुनना, जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द, सॉरी नॉट ऑब्जर्वर, जब लाइट सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाता है तब फ्रीक्वेंसी कुछ कम दिखाई पड़ती है। डैट मीन्स उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे गैलेक्सी विथ रिस्पेक्ट टू अस हमसे क्या कर रही है, हमसे अवे जा रही है, तभी उसकी वेवलेंथ हमें कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। बच्चों हम इस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? चेंज इन न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम इस फॉर्मूला में ऐसा भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट चेंज इन वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, सॉरी विथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हियर वी विल टेक डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा विथ नेगेटिव साइन बिकॉज, ध्यान से सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे हमने डेल्टा न्यू बाई न्यू को विथ पॉजिटिव साइन लिया, तो उसकी रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे चेंज इन लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ हमें यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लैम्बडा इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट स्पीड शुड गैलेक्सी मूव with respect to us. So we have to find radial, that is relative velocity of light source, that is galaxy with respect to earth. So हम यहाँ पे v radial find करेंगे. So v radial is equal to, हम c को यहाँ पे लाएंगे, so यहाँ पे multiply हो जाएगा. So change in wavelength divided by original wavelength multiplied by velocity of light in vacuum. Therefore v radial is equal to अब बच्चों हम चेंज इन वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? ज़्यादा में से कम वेवलेंथ को हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाई लैम्बडा. apparent wavelength minus original wavelength with respect to original, that is lambda, multiply by velocity of light in vacuum. Therefore v radial is equal to, चलो apparent wavelength कितनी है 589.6 माइनस 589.0. बच्चों ये है नैनोमीटर में, डिवाइडेड बाय लैम्बडा. लैम्बडा ओरिजिनल लैम्बडा कितना है 589.0 नैनोमीटर में, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में गिवन है, तो ये जो नैनोमीटर है वो लेंथ का ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको नैनोमीटर में से मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे.
सो आप यहाँ पे देख सकते हो, देयरफॉर वी रेडियल इज इक्वल टू 589.6 में से हम 589.0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमें कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 0.000, यहाँ पे भी 000 और यहाँ पे 6, सो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.6 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेवलेंथ, सो 589.0, नो नीड टू राइट 0.0, सो 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर में से हमने मीटर में ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मीटर मर गए। ओके, सो वी रेडियल इज इक्वल टू, अब बच्चों हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई ये करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा बच्चों वो होगा 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ये सॉल्व कर सकोगे। बच्चों हम इसको ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर करके, देयरफॉर वी रेडियल इज इक्वल टू 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर पर सेकेंड। 10⁵ को हम 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻² कर सकते हैं। अब बच्चों देखो 10⁻³ मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर, और 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी रेडियल इज इक्वल टू 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ निकल गया, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 10⁻² एज इट इज़, और बच्चों 10⁻³ मीटर की जगह पे हम लिखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकंड में ये जो गैलेक्सी है वो 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब बच्चों हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3.06 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 306 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी रेडियल इज इक्वल टू 306 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से गैलेक्सी मूव होगी। और बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज होगी? व्हेन गैलेक्सी मूव्स अवे फ्रॉम अस। सो वी कैन राइट गैलेक्सी moves away from us with velocity v radial is equal to 306 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों आज हमने डॉपलर इफेक्ट का जो टॉपिक था वो ख़त्म किया और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में था वो भी हमने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों हम इससे ही जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। थैंक यू।